वकीलों को कानून की धाराएं याद रहती होंगी, लेकिन ये जिस प्रकार से परिवर्तन किया गया है यह आम नागरिक के सरोकारों का हनन है। अब उसको 152 152 में राजद्रोह में अखंडता और संप्रभुता के सवाल को जोड़ के उसको उसने राष्ट्रद्रोह के समकक्ष खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही खतरनाक है। न्यायिक प्रणाली के इस्तेमाल के द्वारा किसी भी आम नागरिक को किसी भी समय कभी भी दंडित किया जा सकता है। आपको याद दिलाने के लिए काफ़ी होगा कि जिस प्रकार से कभी रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीयों की आज़ादी का दमन किया गया था, ये उसी तरह से दूसरा तरीका है। इसी तरह बहुत सारे फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखने वाले कानून बनाए गए थे। डीके बासु केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किए गए थे। हैंड कफिंग को, हथकड़ी लगाए जाने को बंद कर दिया गया था। कानूनन उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। उन सभी चीज़ों को फिर से इम्प्लीमेंट किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम केदार भवन में हैं मौजूद और 8 अगस्त को यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया जन अभियान और सिटीजन फोरम के द्वारा कि क्रिमिनल लॉ में जो चेंजेस किए गए हैं अभी की केंद्र के गवर्नमेंट द्वारा, उस पर बात करेंगे। स्वागत है आपका विमर्श न्यूज़ में। थैंक यू। तो अभी सीआरपीसी और आईपीसी के धाराओं में लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? यह बदलाव केंद्र सरकार के द्वारा पिछली 2023 में ही यह बदलाव किया गया था और यह दावा प्रस्तुत किया गया था कि यह जो बदलाव है, यह बदलाव भारत को औपनिवेशिक दास्ता के अधीन जो कानून बने थे उस कानून से मुक्त करवा करके और हम नई मानसिकता के साथ औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त होकर के नए कानून बनाएंगे। नए भारत के लिए नया कानून होगा। जब हम इस कानून की अंतर्गत बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है, तो आपराधिक न्याय प्रणाली को गाइड करने वाले 3 प्रमुख कानून थे। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय कानून प्रक्रिया संहिता और तीसरा जो कानून था वो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट। इस तीनों के द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली गाइड होती थी। इसी तीनों में परिवर्तन किया गया और तीनों के जगह पर 3 नए कानून लाए गए हैं। पहला जो कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी के जगह पर लाई गई है। दूसरा कानून है नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी के जगह पर लाई गई है। और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य संहिता, जो एविडेंस एक्ट के जगह पर लाई गई है। वकीलों को तो कानून की धाराएं याद रहती हैं, क्या यह मामला कानून की धाराओं को बदलने का है? वकीलों को कानून की धाराएं याद रहती होंगी, लेकिन ये जिस प्रकार से परिवर्तन किया गया है यह आम नागरिक के सरोकारों का हनन है। आम नागरिक के सरोकारों का हनन इस प्रकार से है कि इस पूरे कानून के अंतर्गत आप देखेंगे तो पुलिसिया तंत्र को मजबूत किया गया है। पुलिसिया तंत्र को जितना मजबूत किया गया है उतना ही डिटोरिएट करने का काम प्रोसिक्यूशन को किया गया है। अभियोजन पक्ष को कमज़ोर करते हुए पुलिस और न्यायिक प्रणाली के इस्तेमाल के द्वारा किसी भी आम नागरिक को किसी भी समय कभी भी दंडित किया जा सकता है। आपको याद दिलाने के लिए काफ़ी होगा कि जिस प्रकार से कभी रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीयों की आज़ादी का दमन किया गया था, ये उसी तरह से दूसरा तरीका है जिसके द्वारा भारतीयों की आज़ादी का दमन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से भारतीयों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को औपनिवेशिक सरकार के द्वारा पारित किया गया था, उसी तरह भारत के संसद में भारतीय सांसदों को 146 के करीब सांसदों को निलंबित करके इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो संवैधानिक मानदंड, जनतांत्रिक प्रक्रिया, इन सब का उल्लंघन करते हुए इस अधिनियम को पारित किया गया है, जो अपने आप में ही औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता है। क्या नए कानून में राष्ट्रीय द्रोह अथवा देशद्रोह के कानूनों को तीखा बनाया जाएगा? हाँ, जैसे देखिए, सेडिशन पहले था अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसको राजद्रोह माना जाता था, लेकिन 124 से कहते थे उसको। अब उसको 152 152 में राजद्रोह में अखंडता और संप्रभुता के सवाल को जोड़ के उसको उसने राष्ट्रद्रोह के समकक्ष खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही खतरनाक है। और आप देख ही रहे हैं, पुराने कानून में अभी देश में 2 तरह के कानून चलेंगे। लगभग 3 करोड़ 40 लाख जिला कोर्ट में केस पेंडिंग है, 16 लाख हाई कोर्ट में है, 20,000 सुप्रीम कोर्ट में है। अब इन केसों पे पुराने कानून लागू होंगे
अब जो केस दर्ज होंगे वो नए कानून से लागू होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे बातचीत में, पुलिस को बहुत ज़्यादा सशक्त बना दिया गया है। और अगर बड़े स्तर पर देखेंगे तो ये इसलिए हो रहा है कि भारत में जैसे जैसे असमानता बढ़ रही है, पूंजीपतियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जन असंतोष बढ़ रहा है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको काबू में करने के लिए ये तीनों आपराधिक कानून लागू किए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों में जो प्रतिरोध की ताकतें हैं उनमें डर पैदा हो सके। लब्बो-लुबाब ये है कि इसमें जो पूंजीपतियों को जो नियंत्रित करने वाले कानून हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, या जो मोनोपोली को नियंत्रित करने वाले कानून हैं 19 मंत्रालय को, उनको ढीला बना दिया गया है, तरल बना दिया गया है। उन पर जो आरोपित करने वाले जो प्रावधान हैं उनको कमज़ोर कर दिया गया और प्रतिरोध की ताकतों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उनको कलंकित किया जा रहा है, उनको आपराधिक श्रेणी में डाला जा रहा है। तो एक तरह के एक वर्गीय सवाल है, अमीर लोगों को बचाना और गरीब लोगों को, जनतंत्र पसंद लोगों को, प्रतिरोध की ताकतों को जेल में डालना, उसके लिए पुलिस को निपटने देना, यही इस कानून का लब्बो-लुबाब है। पटना और बिहार के संगठन सिटीजन फोरम ने गृह मंत्रालय के कानून के संशोधन को लेकर यहाँ पर इस मीटिंग के द्वारा चुनौती दी है और आज ये मीटिंग चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके विचार आपको हमने सुनाए। इस मुद्दे से अपडेटेड रहेंगे। साथ ही आप अगर हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।